हेलो हेलो हेलो। स्वागत है सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। कई बार स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है कि सर जब भी हम कोई क्वांटिटीज़ को सोल्व करने जाते हैं तो उसका एलिमेंट किस तरह से लें। तो आज हम सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू टेक द एलिमेंट्स एंड हाउ टू इंटीग्रेट अ क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। तो आज हम इसका इन्वर्स प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, दैट इज इंटीग्रल। डिफरेंशियल का इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रल। सारी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं अभी हम। डिफरेंशियल होता है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट या रेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहां पर इंटीग्रल में दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इसको। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट में जो इंटीग्रेशन हम लेते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है बेटा फैमिली ऑफ कर्व्स। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है फैमिली ऑफ कर्व्स आपको देगा। और डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको देगा बेटा एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देगा आपको? एरिया देगा। तो बहुत डिटेल में सारी चर्चाएं आज हम कर रहे होंगे। इसके ऊपर भी हमने बहुत डिटेल में सारी बातें करी थी। द कंसेप्ट ऑफ द कॉनकेविटी, मैक्सिमम मिनिमा, सारी बातें हमने इसमें कर ली थी। तो बहुत अच्छे लेवल से हम इसमें भी सारी बातों को आगे कवर करते हुए चल रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंटीग्रल इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी हम ये जानते हैं कि सर x टू द पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आता है सर n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यस सर। तो सर अगर ये x टू द पावर n प्लस 1 होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता फिर? तो सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, यानी कि x टू द पावर n। ठीक है सर। तो अगर मैं इस n प्लस 1 को इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो गया x टू द पावर n। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ये कहा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स प्रोसेस हैं। कैसे प्रोसेस हैं बेटा? इनवर्स प्रोसेस हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, क्या कर दूं मैं? इंटीग्रेशन। तो देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में इनवर्स प्रोसेस हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको मिला एक नया फॉर्मूला कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देयरफॉर x टू द पावर n का फॉर्मूला आपके पास में आ गया बेटा विद रेस्पेक्ट टू x कितना? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपके पास में इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला आ गया। यहां पर ध्यान से देखो, पावर एक कम होती है डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे होते हैं। एक पावर यानी कि डिग्री कम होती है। और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो डिग्री एक ऐड हो रही है। इंटीग्रेशन एक डिग्री इंक्रीज करता है और डिफरेंशिएशन एक डिग्री को कम करता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मान लो x क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? सर x की पावर 3 है तो प्लस 1 अपॉन प्लस 1। अब इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लिखना होता है इंडेफिनिट के लिए, क्योंकि पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे क्या? डेफिनिट। उसमें बस लिमिट्स लगा देते हैं। इंडेफिनिट के आंसर में अगर हम लिमिट्स अप्लाई कर दें तो वो डेफिनिट आ जाता है। तो देखो यहां पर कोई लिमिट नहीं है, तो ये आपका इंटीग्रेशन कैसा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें आपको ऐड करना पड़ता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। इसी की वजह से इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। किसी भी पर्टिकुलर पावर का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे x टू द पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। रूट x का कितना होगा? तो रूट x का इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर। इट मीन्स x टू द पावर 1/2
प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए प्लस सी करके। तो और अच्छे से लिखना चाहो तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको प्रोवाइड करेगा फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। देखो ध्यान से, मान लो आपके पास में x² करके कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³/3, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस, एक बात और देखो, अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो ये आएगा आपके पास कितना, x² और प्लस c। ठीक है ना, और x² प्लस c का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, क्योंकि c का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। इट मीन्स अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं तो x² प्लस c और साथ में मिल रहा है, जिसकी वैल्यू इनडेफिनिट है, कुछ भी हो सकती है, 0, -1, +1, +2, -2, कुछ भी। तो अगर मैं यहां पर इसकी इंटीग्रेशन के लिए इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो पहला ग्राफ बेटा मेरे को मिलेगा x² का। कब? जब c की वैल्यू आप कितनी एज्यूम करो, 0। अगर c की वैल्यू 1 है तो ये ग्राफ आएगा x² प्लस 1। अगर c की वैल्यू 2 आ जाएगी तो x² प्लस 2। अगर c की वैल्यू -1 तो x² -1। तो मीन्स आपको क्या ऑब्टेन हो गया, देखो फैमिली ऑफ कर्व्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फैमिली ऑफ कर्व्स आपको प्रोवाइड हो रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा सर, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करता है फिर? सर डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं अप्लाई कर दूं लिमिट्स a से लेकर के b तक किसी भी फंक्शन में, तो अब ये बन गया बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये आ गया क्या? डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपके पास में डेफिनिट इंटीग्रेशन। मान लो इसका आंसर आया 5x। ठीक है ना, इसका आंसर आया कितना, 5x। तो लास्ट में हमें प्लस c नहीं लिखना है अब, बल्कि क्या करना होगा, लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लोअर लिमिट a है और इसमें अपर लिमिट क्या है बेटा, b। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट हम कहते हैं। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो फंक्शन में जो भी आंसर आपका आया होगा पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये डेफिनिट वैल्यू आती है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर? ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। अब मान लो ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक, तो यहां पर x की वैल्यू मैं मान लेता हूं a और यहां पर x की वैल्यू मैं मान लेता हूं b। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू क्या, a, और यहां पर क्या मान लेता हूं मैं, x की वैल्यू b। तो अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पर कट करता हूं, छोटी सी स्ट्रिप में कट करता हूं जिसकी जो कंप्लीट विड्थ है वो है बहुत स्मॉल dx, और जो हाइट है वो y = fx के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हाइट है, इसकी वैल्यू, हाइट की जो वैल्यू है वो है बेटा कितनी, y। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया कितना होगा, तो छोटा सा एरिया होगा कितना, लेंथ y इंटू विड्थ कितनी है dx, y इंटू dx आ गया। या फिर y की वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है, fx की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ fx इंटू dx, fx इंटू dx। तो अगर मैं कंप्लीट एरिया इसका कैलकुलेट करना चाहूँ, देखो ये सारा कंप्लीट एरिया मैं कैलकुलेट करना चाहूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रिप इसमें ऐड करता जाऊँगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इसी स्ट्रिप को मैं x = a से लेकर x = b तक मूव करा दूँ, तो मेरे को सारा एरिया कवर होके मिलेगा। तो मीन्स अगर मैं सारे एरियाज का सम कर दूं, छोटे 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 स्ट्रिप के एरियाज को सम कर दूं, तो यानी कि इंटीग्रेशन कर दूं डीए का, तो आई विल गेट द कंप्लीट एरिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टोटल स्मॉलर एलिमेंट्स। ठीक है ना।
तो क्या मिलेगा अभी सबका जो समेशन है, और जब समेशन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आपके हो जाएं तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के समेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। तो डीए का इंटीग्रेशन आपके पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब ये तो है देखो इंडेफिनिट, अगर मैं इसमें x की लिमिट x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक कर दूं तो अभी आ गया आपके पास में डेफिनिट फिक्स्ड वैल्यू विच विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक। तो एफ एक्स डी एक्स, अब हमने ये देखा फाइनली कि एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है a से लेकर के b, दिस विल रिप्रेजेंट एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी। ये बात हुई बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये बात हुई किसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। क्लियर हुई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अच्छा बात आती है, ये सब कर लेंगे बच्चे, चलो मैं फॉर्मूले भी बता देता हूँ दोबारा। तो फॉर्मूले के बाद में बात आएगी कि क्यों हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आज हम कर रहे होंगे। तो पहले देखो फॉर्मूला सेक्शन पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसमें रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे, बेसिकली देखो हम ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना होता है, कोस एक्स होता है सर। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों तरफ तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आपस में इनवर्स प्रोसेस हैं, और जब ये इनवर्स प्रोसेस हैं तो ये देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो आपको क्या मिल गया कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया, साइन एक्स, और प्लस सी आप अलग से लिख देंगे। तो मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने की कोई नीड नहीं है सर, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं है सर। तो ठीक है सर, ये क्लियर हुई बात। कोस एक्स का देखो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो पहले आपको देखो डिफरेंशिएशन कर लो, कोस एक्स का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रल कर लो तो इंटीग्रेशन इधर कर दिया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, ये चीज इससे कैंसिल आउट हुई, तो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कोस एक्स, या मैं यूं कहूं कि माइनस साइन को मैं इधर लिख लेता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बेटा कितना आएगा ये, माइनस कोस एक्स और प्लस सी। एक बात तो इसमें और खास है कि जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो उसके आगे माइनस जरूर आता है, उसके आगे नेगेटिव टर्म जरूर आती है। ठीक है, वो टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव रहेगी हमेशा, उसके आगे क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे, याद करके। देखो tan x का जो इंटीग्रेशन हमें डिफरेंशियल आता है वो कितना आता है, हमें ये पता है कि सर sec स्क्वायर x होता है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x और इधर भी करना पड़ेगा तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो sec स्क्वायर x का देखो इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan x आ गया। बेटा एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सर log x का बताओ जरा डिफरेंशिएशन कितना होता था, सर log x का तो 1/x आता था, तो बेटा ठीक है इंटीग्रेशन जो होगा 1/x का विद रेस्पेक्ट टू x वो log x होगा। ठीक, e पावर x का देखो डिफरेंशियल कितना, सर e पावर x होता है, तो e पावर x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इधर भी इंटीग्रेशन करो तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी आपके पास में आगे बेटा कितना, e पावर x ही होता है। तो e पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्पेशल ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e पावर x और जिसका इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले हम डिफरेंशियल का हेल्प करके से हेल्प लेकर के याद कर सकते हैं। बाकी आप इसी फॉर्मेट में याद रखें कि डिफरेंशियल इतना तो उसका इंटीग्रल इतना। ठीक है, तो आपको इस तरह से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फॉर्मूला इसका ये, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी बात करते हैं अभी हम कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, मान लो 10 न्यूटन, कितनी फोर्स अप्लाई करता हूं, 10 न्यूटन, ध्यान से समझना, और इसको मैंने शिफ्ट करके डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ से कितने मीटर, 5 मीटर अवे, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 5 मीटर अवे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर वर्क डन कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो ये आपके पास में आ गया 50 जूल का आपके पास वर्क डन आ गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है सर। अब इसके बाद में मैंने कहा कि सर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाई 2 + x न्यूटन, 2 + x न्यूटन। इट मीन्स अब ये जो फोर्स है, अब ये कांस्टेंट नहीं है। यहां पर तो फोर्स आपको कैसी दिख रही थी, 10 न्यूटन, दैट इज कांस्टेंट फोर्स थी, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पर फोर्स में देखो x भी आ रहा है, दिस टाइम फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स इज, बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आज। तो फोर्स इज वेरिएबल। अब जब फोर्स वेरिएबल है तो जैसे ही x की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। और ऐसे करते करते मान लो आपने इसको 10 मीटर तक शिफ्ट करा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन बताओ, क्या बताओ, वर्क डन बताओ। तो वर्क डन अगर आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करा तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपकी जो फोर्स है अब दैट इज 2 + x इंटू 10। अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू अगर 1 है तो फोर्स आएगी 2, x की वैल्यू 2 है तो फोर्स आ जाएगी 4, x की वैल्यू 3 है तो फोर्स आ जाएगी 5। तो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से कैलकुलेट आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोर्स आपकी कैसी हो गई, अब फोर्स हो गई है वेरिएबल। तो जब भी ऐसा सिस्टम आपको दिखाई दे कि वेरिएबल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हों, तो हम एक छोटे से एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में अगर उसी एलिमेंट को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल क्वांटिटी मेरे को ऑब्टेन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलस। तो देखो ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे दे करके ये देखूंगा कि कितना छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क आता है, और इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर लेंगे जिसके लिए ये F जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछूं तो ये फोर्स इंटू dx, फोर्स इंटू dx से मैं निकाल सकता हूं। और जब मेरे पास में छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाए तो कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। जहां से मुझे जहां तक चाहिए मैं वहां तक का वर्कअप कैलकुलेट कर सकता हूं। ये बहुत सुंदर मेथड है, बहुत प्यारा कैलकुलस का मेथड है, जिसमें वेरिएबल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हों तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लो, बाकी कंप्लीट आपको निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, उसको आप लिमिट दे देनी होगी कि यहां से मुझे यहां तक का चाहिए। अब आपकी टेंशन खत्म, इंटीग्रेशन की चालू हो जाती है यहां से सारी टेंशन। ये खुद आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि सर इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, इतनी अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे, मींस इंटीग्रेशन ऑफ f dx आप निकाल लेंगे। अब f कितना है, 2 + x। ठीक है सर, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो इसका आएगा 2x + x²/2। ये आपका आंसर आ गया। अब कहां से कहां तक आपको चाहिए वर्क, सर x = 0 से 10 मीटर तक का मुझे वर्क चाहिए। तो अब यहां से जो आपका आंसर आएगा वो बेटा करेक्ट आंसर आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? तो कैलकुलस वाले मेथड की जरूरत तब पड़ती है, इंटीग्रेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी क्वांटिटीज कैसी हो, वेरिएबल क्वांटिटीज हों, तब आपको नीड होगी इस तरह के इंटीग्रेशन करने की। क्लियर है भाई बात? पहला तो ये कंसेप्ट आया, ठीक है, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन की नीड पड़ी। दूसरी बात कि सर एलिमेंट कैसे लेना है, हमें एलिमेंट कैसे लेना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है ये भी, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो देखो, अगर आपकी लेंथ में कोई रोड है, L लेंथ की कोई रोड है, ठीक है ना, L लेंथ की कोई रोड है, ये इसका मास मान लो m, और आपसे इस पे बोला जाएगा कि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डेंसिटी को वेरिएबल फॉर्म में दिखा दिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, एलिमेंट लेना होगा। कैसे? यहां से
x डिस्टेंस आगे जा करके एक छोटा सा आपको एलिमेंट लेना है dx, ठीक है भाई, छोटा सा एलिमेंट आपको लेना होगा dx, x डिस्टेंस आगे dx एलिमेंट आपको लेना होगा। ये पहला आपको एलिमेंट लेने का तरीका, ठीक है। इस तरह से आप लेंथ वाइज एलिमेंट लेंगे, ठीक है। जैसे कि 12th क्लास में एक क्वेश्चन आता है कि सर इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, तो r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या कितनी फोर्स आप कैलकुलेट करोगे छोटे से अमाउंट ऑफ चार्ज Q नोट पर। तो यहां से हम क्या करते हैं, L डिस्टेंस ऊपर गए और छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं dl, और ये इतना छोटा dl एलिमेंट है कि इस पर जो चार्ज होगा वो बहुत छोटा चार्ज होगा, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। तो यहां से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं छोटा सा। फिर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसके कंपोनेंट निकालेंगे, कोस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। मतलब कहने का ये है कि ये वाला आपको कंसेप्ट यूज इसमें करना पड़ा, ठीक। दूसरी बात, सर अगर इसको मैंने सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में दिया, ये आपके पास में सेंटर, ठीक, तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो वहां पर हमें एलिमेंट कैसे लेना होगा, वहां पर एलिमेंट कैसे लेना होगा। तो देखो बेटा, यहां पर आप ऐसे चलोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करो, मान लो इसकी रेडियस r है, तो आप इसमें क्या करोगे, थीटा एंगल दूर जाओ, थीटा एंगल मूव करो, और थीटा एंगल के तुरंत बाद डी थीटा छोटा सा एलिमेंट आप लो। कितना एलिमेंट लेना है इसमें, थीटा एंगल दूर जाके डी थीटा एलिमेंट लेना है। फिर आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे करेंगे सर, हम ये 10th क्लास में जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क कितनी हो जाएगी, आर्क हो जाएगी थीटा इंटू रेडियस। तो बेटा ये हो गया आपके पास में रेडियस इंटू थीटा कितना है, डी थीटा। तो ये वाला जो आपके पास में लेंथ आ गया आर्क का, और डी थीटा आ जाएगा। इस तरह से आप यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशंस करेंगे। तो इस तरह से हम लेते हैं एलिमेंट्स। मान लो आपको कोई डिस्क दी जाए, ठीक है, ये कोई डिस्क है, तो इस डिस्क में एलिमेंट लेना है मान लो। तो इसमें कैसे लेंगे एलिमेंट, तो इसमें एलिमेंट ऐसे लेंगे बेटा, ये सेंटर है, r इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। तो यहां से x डिस्टेंस दूर, ठीक है, dx चौड़ाई की, dx विड्थ की, आपको एक रिंग लेनी होगी एज दी एलिमेंट, रिंग लेनी होगी एज दी एलिमेंट। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं, एलिमेंट्स को लेते हैं, फिर इन एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड मेथड ऑफ एलिमेंट्स एंड हाउ टू यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट द कंप्लीट क्वांटिटी। तो ठीक है, इस तरह से हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, काइनेमेटिक्स, और उसको बहुत अच्छे लेवल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए आगे चलेंगे। ओके।